Hello friends, welcome to my channel Legal Express. This is my first video and I want your love and support. इस चैनल में हम पढ़ेंगे बहुत सारे लीगल सब्जेक्ट्स, लीगल फैक्ट्स और करंट अफेयर्स। और हम शुरुआत करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इस चैनल के वीडियोस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल तो हैं ही, साथ में ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं जिन्होंने जस्ट लॉ में एडमिशन लिया है और उनके लिए लॉ बिल्कुल ही अनजान सब्जेक्ट है। तो हम सबसे बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करेंगे। जो एक्चुअल में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इसे हम बहुत सिंप्लीफाई तरीके से पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ने से पहले हम जानेंगे इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप ईयर देख के ही समझ रहे होंगे कि ये ब्रिटिशर्स के थ्रू बनाया हुआ एक कानून है, जो एक कमर्शियल लॉ है और भारत में उनके टाइम पीरियड पे अप्लाई होता था, आज भी अप्लाई होता है, लेकिन इसे हमने काफ़ी ज़्यादा काट छाट कर दी है, रिपील कर दिए हैं, बहुत सारे सेक्शन नए कानून बना दिए हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है एक कमर्शियल लॉ है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ब्रिटिशर्स जो थे वो भारत में अपना ट्रेड को जो है बढ़ा रहे थे, स्टैब्लिश कर रहे थे। इसलिए उन्हें एक रिटन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ी कि जब ऐसे कुछ इनसे रिलेटेड, ट्रेडिंग से रिलेटेड, कमर्शियल लॉ से रिलेटेड कुछ मुद्दे आए तो उनका फैसला वो कैसे करें। लेकिन जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं था, जब ये ड्राफ्ट बना ही नहीं था, तो हिंदू पर्सनल लॉ और मुस्लिम पर्सनल लॉज के अकॉर्डिंग ही मतलब इनसे जुड़े जो भी फैसले होते थे वो लिए जाते थे। जब हमें ज़रूरत पड़ी तब ब्रिटिश पार्लियामेंट में थर्ड लॉ कमीशन के अंडर इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ड्राफ्ट प्रिपेयर हुआ और इस तरह 1872 में हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनकर तैयार हुआ। तो ये तो था बैकग्राउंड। अब जो और ज़रूरी चीज़ें हैं, जो है इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का नेचर। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के नेचर की अगर हम बात करें तो इसके जो प्रकृति है, जो नेचर है, इसमें सबसे पहले आता है कि ये एक सब्सटेंटिव लॉ है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक सब्सटेंटिव लॉ है। सब्सटेंटिव लॉ क्या है, क्या होता है? जहाँ पर इसकी प्रोसीजर तो नहीं बताई जाती है, पर्सन के राइट्स और उनकी लाइबिलिटीज बताई जाती है। जब कॉन्ट्रैक्ट तैयार होता है तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए दो या दो से ज़्यादा पार्टीज होने की ज़रूरत पड़ती है। तो इन्हीं पार्टीज, इन्हीं पर्सन्स के जो है राइट्स और लाइबिलिटीज बताया जाता है इस एक्ट में। दूसरा है एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है ये एक्ट अपने आप में संपूर्ण नहीं है, कंप्लीट नहीं है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है कई सारे लॉज की हेल्प के थ्रू ही आगे बढ़ता है, जैसे पार्टनरशिप एक्ट हो गया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हो गया, ठीक है, उनके हेल्प से ही ये आगे बढ़ता है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपने आप में एक संपूर्ण कानून नहीं है। तीसरा, ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी से हम यहाँ ये समझते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज होती हैं, जो भी पर्सन्स होते हैं जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट की जो शर्तें होती हैं, जो कंडीशंस होती हैं, वो ये खुद तय कर सकते हैं, बशर्ते वो शर्तें जो हैं, कंडीशंस जो हैं, इलीगल नहीं होनी चाहिए। फोर्थ है जस्ट इन पर्सोनम। जस्ट इन पर्सोनम मतलब ये एक्ट जो है किसी पर्सन के अगेंस्ट होता है, ये एक संपूर्ण समाज के खिलाफ नहीं हो सकता है, स्टेट के अगेंस्ट नहीं हो सकता है। जो भी उस कॉन्ट्रैक्ट की जो पार्टीज होती हैं, वही पार्टीज एक दूसरे पर ही इसका उल्लंघन करने पर अपना दावा कोर्ट तक ले जा सकते हैं।
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में हम थोड़ी और जानकारी लेंगे। जो हमारा ओरिजिनल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था। उसमें टोटल 266 सेक्शन थे, 266 लगभग सेक्शंस थे और 11 चैप्टर्स थे। समय आने पर हमने अपनी सुविधा के अनुसार इस एक्ट को कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। जब हम पढ़ते हैं तो इनको हमने कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। इनमें से हमने कुछ सेक्शंस को हटाकर एक अलग कानून बना दिया है, उन्हें रिपील कर दिया है इस एक्ट से, जिसे हम एक चार्ट के थ्रू एक बहुत अच्छे तरीके से हम समझ सकते हैं। सपोज दिस इज आवर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ओरिजिनल वाला, जिसमें 266 सेक्शंस थे। जब पहला पार्ट हुआ तो ये बना हमारा जनरल प्रिंसिपल, जिसमें 1 से लेकर के 75 सेक्शंस थे और 1 से लेकर के ये 6 चैप्टर्स में डिफाइन था। सेक्शन कितने थे? 1 से लेकर 75 तक और चैप्टर्स थे 1 से लेकर के 6, जिसमें हमारा जनरल प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन किया जाता है। दूसरा पार्ट जो था वो बना सेल ऑफ गुड्स। नाइनटीन 30 सेक्शन 76 में से लेकर के 123 तक डिफाइन है और इसमें ये 7 चैप्टर में जो है एक्सप्लेन किया गया है। ओके, तो 1930 में 1930 में हमने सेक्शन 76 से 123 जो सेक्शंस हैं इस एक्ट से रिपील करके एक अलग कानून बना दिया है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, जिसे हम अलग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं। तीसरा पार्ट जो था वो हो गया हमारा स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, जो हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में ही पढ़ते हैं, जिसमें 124 से लेकर के 238 सेक्शन है और चैप्टर की बात करें तो 8, 9 एंड 10। तो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही पढ़ते हैं, जो कि सेक्शन 124 से लेकर के 238 तक डिफाइन किया है चैप्टर 8, 9, 10। लास्ट में जो बचता है वो है पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो हमारा सेक्शन 239 से लेकर के 266 में डिफाइन है और चैप्टर 11 में एक्सप्लेन किया गया है। तो अभी करंटली जो हम पढ़ते हैं वो है हमारे जनरल प्रिंसिपल और स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। तो इन दोनों को हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ते हैं और हमारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट हमने रिपील करके अलग सेक्शन बना दिया है। सेम वैसे ही पार्टनरशिप एक्ट 1932 में हमने उसे रिपील करके एक अलग ही कानून बना दिया, जिसे हम एक अलग रूप में पढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने जनरल प्रिंसिपल से। सेक्शन 1 से स्टार्ट होता है वो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 1 अगर हम पढ़ते हैं तो इसमें शॉर्ट टाइटल डिफाइन है, मतलब ये कहा गया है कि इस एक्ट को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के नाम से जाना जाएगा। दूसरा इसका ज्यूरिसडिक्शन बताया है। ज्यूरिसडिक्शन मतलब होता है क्षेत्राधिकार, ठीक है, यानी कि ये एक्ट कहाँ कहाँ लागू हो सकता है, तो ये होल ऑफ इंडिया, संपूर्ण भारत पे लागू होता है, ठीक है। हर एक राज्य, हर एक केंद्र शासित प्रदेश जो यूनियन टेरिटरीज है, हर जगह अप्लाई होता है। और तीसरा जो है इसकी इन्फोर्समेंट डेट बताई है। इन्फोर्समेंट डेट क्या है इसकी? 1 सितंबर 1872।
तो 1872 तो आपको याद रहेगा, ठीक है। 1 सितंबर आप और याद रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम्स में पूछता है। 1 सितंबर 1872 को ये इन्फोर्स हुआ था। अब हम बात करते हैं सेक्शन 2 की। सेक्शन 2 एक डेफिनेशन क्लॉज है। इसमें 10 डेफिनेशन दी हुई है ए से लेकर के जे तक। तो इसे आप अच्छे से आसानी से समझ लेंगे तो आपको ये जो एक्ट है समझने में बहुत आसान हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। तो हम बहुत सिंपल शब्दों में समझेंगे, ठीक है। सेक्शन 2A जो है इसमें डिफाइन है प्रपोजल, इसको हम ऑफर भी बोलते हैं, ठीक है। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ए है, बी है, एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है। ए ने कहा है बी से कि आप मेरी कार ले लो और बदले में आप मुझे 2 लाख रुपए दे दो, ठीक है। तो यहां पर ए बी को क्या कर रहा है, ऑफर दे रहा है, ठीक है, प्रपोजल दे रहा है। तो इसे ही हम ऑफर कहते हैं। जैसे कि हम किसी भी शॉप में जाते हैं और हम उनसे बोलते हैं कि भैया हमें 10 रुपए वाली एक पेन दे दो, ठीक है। तो अभी हम उसको ऑफर दे रहे हैं, वो ये मुंह मना भी कर सकता है, हाँ भी बोल सकता है, ठीक है। अब दूसरी जो हमारी डेफिनेशन है वो है हमारी प्रॉमिस की। प्रॉमिस कब क्रिएट होता है, जैसे ही ए ने बी को ऑफर दिया कि आप मेरी कार ले लो, 2 लाख रुपए मुझे दे दो, ठीक है। और जैसे ही बी ने कहा ठीक है, यस, ओके, डन, हाँ ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया यहाँ पर। तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो जैसे ही इसने बोला हाँ तो वैसे ही ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रॉमिस में, यानी कि ए अपनी कार देगा और बी उसे 2 लाख रुपए देगा। सिंपल है। सी में आते हैं। यहां डिफाइन है प्रॉमिसर और प्रॉमिसी। ये क्या कहता है, वो पर्सन जो प्रपोजल देता है, जो ऑफर देता है, उसे हम बोलते हैं प्रॉमिसर। तो यहाँ पे ए जो है ऑफर दे रहा है, तो प्रॉमिसर कौन हुआ, ए हुआ। बी जो है वो प्रॉमिसी हुआ, मतलब जो ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। जो ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है वो हो जाएगा प्रॉमिसी। बहुत सिंपल है। जो ऑफर देता है, जो प्रपोजल देता है, वो होता है प्रॉमिसर, और जो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है वो हो जाता है प्रॉमिसी। बहुत सिंपल है। सो गाइस, हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है 2D कंसिडरेशन। कंसिडरेशन को हम हिंदी में प्रतिफल भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है समथिंग फॉर रिटर्न, ठीक है। जब आपको कोई प्रपोजल देता है उसके बदले में आपको कुछ मिलता है, ठीक है। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो मनी के फॉर्म में हो सकता है, वो सर्विसेज हो सकती हैं, वो कोई भी गुड्स हो सकता है, यानी सामान हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मैं जैसे हम समझे पहले एग्जांपल से कि ए ने बी को अपनी कार दी और उसके बदले में 2 लाख रुपए ले लिया, यानी कि ये मनी के फॉर्म में कंसिडरेशन हो गया है। दूसरा, सर्विसेज। आप किसी व्यक्ति को 500 रुपए दे रहे हो ये कहकर कि आप मेरे घर की इलेक्ट्रिसिटी जो है, वायर्स वगैरह जो है वो ठीक कर दो, तो आप उससे उसकी सर्विसेज ले रहे हो, ठीक है। तो सर्विसेज के फॉर्म में भी कंसिडरेशन हो सकता है, ठीक है। तीसरा जो है गुड्स हो गया, ठीक है। तो कोई भी वस्तु, कोई भी सामान जो है, सिंपली, है ना, जैसे कि मैंने आपको अपना सैमसंग का फोन दे के बोलूंगी कि आप मुझे नोकिया का फोन दे दो, तो यहाँ पे दो
प्रॉपर्टीज जो है, दो गुड्स जो हैं आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है, उस फॉर्म में भी कंसिडरेशन हो सकता है, ठीक है। तो कंसिडरेशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लेकिन वो लीगल होना चाहिए, ठीक है। इसको हम आगे समझते हैं। जो है अभी हम पढ़ेंगे सेक्शन 2E। 2E में क्या डिफाइन है? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट से हम क्या समझते हैं? कोई भी प्रॉमिस, ठीक है, कोई भी प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है एग्रीमेंट, ठीक है। दो लोगों ने प्रॉमिस क्रिएट किया, ए ने बी को प्रपोजल दिया, बी ने कहा यस, प्रॉमिस क्रिएट हुआ। जब इन दोनों ने चीजों को बदला बदली कर ली, उसने कार दे दी, उसने 2 लाख रुपए दे दिए, यहाँ कंसिडरेशन कंप्लीट हुआ, और जैसे ही कंसिडरेशन कंप्लीट हुआ तो ये चीज बदल जाएगी किसमें? एग्रीमेंट में, ठीक है। बहुत सिंपल है। तो 2E में डिफाइन है, ये भी पूछता है बहुत बार, तो उसको ऐसे याद रखिएगा, डबल ई आता है, ठीक है, ई आता है, डबल ई आता है, तो ई में ही, 2E में ही एग्रीमेंट डिफाइन है, ओके। सो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है 2F, जिसमें डिफाइन किया है रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस को, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस क्या होता है? जब प्रॉमिस क्रिएट होता है तब दोनों पार्टीज एक दूसरे से कंसिडरेशन, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कंसिडरेशन करती है, और एक दूसरे को जो भी जिस बात पे मतलब प्रॉमिस हुआ है वो चीजें एक दूसरे को दे देती है, सिंपल, ठीक है। तो जहां जब दोनों तरफ से कंसिडरेशन कंप्लीट हो जाता है उसको ही हम कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस। जैसे ए है, बी है, ए ने इसको कार देने का प्रॉमिस किया था, बी ने इसको 2 लाख रुपए देने की बात कही थी कि ठीक है मैं आपकी कार लेता हूँ, बदले में 2 लाख जो है मैं आपको दे दूंगा। जैसे इन्होंने कार दी वैसे इन्होंने 2 लाख रुपए दे दिए, यहाँ कंसिडरेशन कंप्लीट हो जाता है। इसको ही हम जो है रेसिप्रोकल प्रॉमिस कहते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट जो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है 2G, जिसमें बात की गई है वॉइड एग्रीमेंट की, ठीक है। वॉइड एग्रीमेंट क्या है? वॉइड जो शुरू से ही गलत है, इलीगल है, जीरो वैल्यू रखता है, ठीक है। तो एग्रीमेंट हमने किसको बोला था? प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट। लेकिन ऐसा एग्रीमेंट जो लीगल बाइंडिंग है ही नहीं, है ना, तो वो क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा, यानी वो शुरू से ही जो है गलत हो जाएगा। अब हम इसे कैसे चेक करेंगे? तो हम इसे, जो इसके एसेंशियल थे, प्रॉमिस प्लस एग्रीमेंट, यानी प्रॉमिस जो हो रहा है वो लॉफुल होना चाहिए, ठीक है। जैसे जैसे हमने कंसिडरेशन के 3 एसेंशियल्स भी देखे थे, मनी, सर्विसेज और गुड्स में, है ना। तो जैसे हमने पढ़ा था मनी, सर्विसेज और गुड्स में, इसे एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं, और भी कई सारे जो है एग्जाम्पल हैं। मनी मतलब अगर आप कंसिडरेशन कर रहे हैं तो आप इंडियन करेंसी, इंडिया में है तो इंडियन करेंसी में ही माना जाएगा, आप किसी और कंट्री की करेंसी पे कंसिडरेशन नहीं कर सकते हैं, वो इंडिया में अलाउड नहीं है, मना किया गया है, अनलॉफुल माना जाता है, ठीक है। तो करेंसी आपकी जो है वो सही होनी चाहिए। दूसरा सर्विसेज, सर्विसेज लॉफुल होने चाहिए। जैसे मैं किसी को ऐसे प्रपोजल नहीं दे सकती हूँ, जैसे किसी को मैं 50,000 रुपीज, 50,000 दे के बोलूँ कि उस पर्सन के हाथ पैर तोड़ दो, अधमरा कर दो उसको, ठीक है। यानी कि मैं 50,000 उसको दे रही हूँ और उसके बदले में उसकी सर्विसेज ले रही हूँ, ठीक है।
लेकिन ये जो सर्विसेज हैं ये गलत है, अनलॉफुल है ना, क्रिमिनल एक्ट है वो। तो यहाँ पर ऐसी सर्विसेज इलीगल हो जाएगी, ये शुरू से ही गलत है। तो ऐसा एग्रीमेंट जो बनेगा वो वॉइड हो जाएगा। तीसरा, गुड्स। हम ऐसे सामानों का कंसिडरेशन नहीं कर सकते हैं जो हमारे इंडिया में मना किया गया है, हमें अनलॉफुल बताया गया, जैसे कि इलीगल वेपन्स का, हथियारों का, ड्रग्स का, अफीम, गांजे, ये सारी जो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, विस्फोटक पदार्थ हैं, ठीक है, बॉम्ब वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें हैं, हम इनका कंसिडरेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, खुले तौर पे। तो ये गलत होता है। शुरू से ही ये ऐसा एग्रीमेंट जो है वो हो जाएगा वॉइड एग्रीमेंट, ठीक है। और भी कई तरीके हैं, जैसे आप किसी माइनर के साथ एग्रीमेंट नहीं कर सकते हो, ठीक है, उसको वो अधिकार अभी तक नहीं दिया गया है। जब तक वो अपने गार्जियन के सपोर्ट से कर सकता है, लेकिन अपने इंडिपेंडेंटली वो नहीं कर सकता है। वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी सेक्शन 11 वगैरह में पढ़ेंगे अभी, ठीक है। फ्री कंसेंट होनी चाहिए, आप किसी पे दबाव डालकर गन पॉइंट पर कोई एग्रीमेंट नहीं करा सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें वॉइड हो जाएंगी, वो एग्रीमेंट बन जाएगा। आप खुद सोचिए, जब आपका एग्रीमेंट बन जाएगा और कल को आपको कुछ दिक्कत आया उस एग्रीमेंट में, तो आप जब कोर्ट में जाके दावा करोगे, है ना, सपोज मैंने 50,000 रुपए दिए किसी को, बोला कि हाथ पैर तोड़ दो उस पर्सन के, और वो पर्सन जो है उसने वो काम नहीं किया, ठीक है, बस एक थप्पड़ मार के आ गया। अब मुझे गुस्सा आई, मैंने कोर्ट में दावा किया कि मैंने तो उसको 50,000 उसके हाथ पैर तोड़ने को दिए थे, थप्पड़ मारने को नहीं दिए थे। तो कोर्ट मुझे ही गलत ठहराएगा कि ऐसे अनलॉफुल एक्ट पर कंसिडरेशन करना, एग्रीमेंट करना, ये ही वॉइड हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी चीजों पर आप एग्रीमेंट नहीं कर सकते, और अगर करते हो तो वो वॉइड हो जाता है, वो इलीगल होता है, उसकी वैल्यू जो होती है वो 0 हो जाती है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इतनी ही डेफिनेशंस पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है अपना 2H से स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे वीडियो को अपना सपोर्ट दीजिए, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और जैसे ही मैं दूसरा वीडियो डालूं और आपको वो नोटिफाई हो जाए, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस और अच्छा बने और मैं आपको और अच्छे तरीके से लॉ पढ़ा सकूं। थैंक यू सो मच।